बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। शहनशाह शाहजहान पार्ट 3। वो रात अर्जमंद बानो के लिए जिस कदर रंगीन थी, सुबह उतनी ही ज्यादा संगीन थी। उसकी फूफी मेहरुन्निसा बेगम आई और आसिफ खान से कहने लगी, भाई साहब, कुछ दिन के लिए अपनी खादिमा महरुख को हमारे हवाले कर दें। मादर मलिका की निगहदाश्त के लिए एक होशियार और जिम्मेदार कनीज़ की अशद ज़रूरत है। आसिफ खान अपनी बहन की दरख्वास्त को मुस्तरद कर सकता था, मगर मादर मलिका के हवाले ने उसे मजबूर कर दिया कि वो महरुख को आर्जी तौर पर अपने घर से रुखसत कर दे। फिर भी उसने ये शर्त आयद कर दी कि महरुख के जाने से अर्जमन तन्हा रह जाएगी, इसलिए महरुख कुछ वक्त रोज़ाना यहाँ गुजारेगी। मेहरुन्निसा ने फ़ौरन ही अपने भाई की ये शर्त मान ली। आसिफ खान को क्या मालूम था कि उसकी बहन मादर मलिका की खिदमत के बहाने से महरुख के ज़रिए अपना एक मखसूस काम करवाना चाहती थी, मगर महरुख और अर्जमन जानती थी कि मेहरुन्निसा बेगम की आमद का क्या मकसद है। महरुख जाते जाते अर्जमन से मिली और उसे तसल्ली देकर शाही महल चली गई। मेरे पीछे परेशान ना होना कि मैं तुम्हारे ही काम से कसरे शाही जा रही हूँ। मैं कुछ देर के लिए रोज़ाना यहाँ आऊँगी और तुम्हें बताऊँगी कि मोहब्बत और सियासत की बिसात पर कौन कौन से मोहरे किस किस तरह हरकत कर रहे हैं। अर्जमन महरुख के जाने से बहुत ज़्यादा उदास थी, मगर उस उदासी ने उस वक्त वहशत का रंग इख्तियार कर लिया जब अरसलान बेग घर में दाखिल हुआ। अरसलान बेग आसिफ खान के दूर का एक रिश्तेदार था। उसकी उम्र 25 और 30 के दरमियान थी। ईरानी नज़ाद होने के सबब अरसलान का रंग सुर्खो सफ़ेद था, मगर चेहरे के नकूश बहुत भोंडे थे। वो चंद साल पहले ईरान से हिजरत करके दहली पहुंचा था। मिर्ज़ा गयास बेग ने उसे दरबार अकबरी में पेश किया। अरसलान बेग बुनियादी तौर पर एक सिपाही था, इसलिए गयास बेग की सिफारिश से उसे शाही फौज में मुलाजमत मिल गई। अरसलान को फ़नून सिपागरी के अलावा शेर व शायरी से भी गहरा शगफ था। वो खुद तो शायर नहीं था, मगर उसे फ़ारसी के अजीम शोरा का बेशतर कलाम हिफ्ज़ था। इसके अलावा उसे बेशुमार लताइफ याद थे, और सबसे बढ़कर यह कि अरसलान बेग इंतहाई हाजिर जवाब और खुशामदी नौजवान था। जब तक अकबर आज़म जिंदा रहा, अरसलान के जौहर ना खिल सके, मगर जैसे ही जहांगीर तख्त नशीन हुआ, अरसलान के दिन ही फिर गए। खुशामदाना आदतों और दीगर सिफ़ात ने उसे दरबार जहांगीरी की एक नुमाया शख्सियत बना दिया। शहनशाह कुछ दिन तक अरसलान की हरकत का जायज़ा लेता रहा और फिर उसका नाम मुसाहिबों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। अरसलान बेग की एक ख़ास अदा थी जिसने उसे शहनशाह के करीब पहुँचा दिया था। दरबार शाही में सजदा करने की रस्म जलालुद्दीन अकबर ने राइज की थी। फिर उसके इंतकाल के बाद जहांगीर ने भी उसी रस्म को जारी रखा था। सजदे की ये रस्म इस तरह अदा की जाती थी कि दरबारी पहले घुटनों के बल ज़मीन पर झुकते थे और फिर अपने सर फर्श पर टेक दिया करते थे। उस हालत में उनके दोनों हाथ भी ज़मीन को छू लेते थे। अरसलान बेग भी दरबार में दाखिल होकर आम इंसानों की तरह रस्म सजदा अदा करता था, मगर उसकी एक आदत मखसूस थी कि वो सर झुकाते वक्त बाआवाज़ बुलंद शहनशाह जहांगीर को मुखातिब करके कहता था, खुदावंदे हिंदुस्तान, इस गुनहगार बंदे का सलाम कबूल फरमाए। एक दरबारी की ज़बान से यह नाजायज़ तारीफ सुनकर जहांगीर के होंठों पर फातिहाना तबस्सुम उभर आता और चेहरे पर गरूर व तकब्बुर का रंग कुछ और नुमाया हो जाता। फिर इसी बदतरीन खुशामद ने अरसलान बेग को ख़ास मुसाहिबों की सफ़ तक पहुँचा दिया। अरसलान बेग फुर्सत के लम्हात में जहांगीर को दिलचस्प लताइफ सुनाकर हंसाता और कभी अजीम फ़ारसी शोरा के कलाम से वाली हिंद को महजूज होने का मौका फराहम करता। नतीजतन जहांगीर ने कई बार उसे बेशबहा इनामात और जागीरों से नवाजा था। अरसलान बेग से अक्सर दरबारी डरते थे कि कहीं वो किसी की शिकायत ना कर दे और उस पर शाही एताब नाजिल हो जाए। यही वो असबाब थे जिन्होंने खुद फरेबी की हद तक अरसलान को गुमराह कर दिया था और वह अपने आप को ममलुकत हिंदुस्तान की बाअसर शख्सियत समझने लगा था। दूर का अजीज़ होने की वजह से अरसलान बेग कभी कभी आसिफ खान के घर आया करता था। एक दिन उसकी नज़र अर्जमंद बानो पर पड़ी और वह उस हसीन दोशीज़ा की जुल्फ़ का असीर होकर रह गया। अरसलान बेग ने कई बार अर्जमंद बानो की कुर्बत हासिल करने की कोशिश की, मगर हर मर्तबा उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। अरसलान का ख्याल था कि वो अपनी चर्ब ज़बानी से एक मासूम लड़की को बहुत जल्द शीशे में उतार लेगा, लेकिन अरसलान को उस वक्त शदीद मायूसी हुई जब अर्जमंद ने उसे सलाम करना भी गवारा नहीं किया। अर्जमंद को ना उसकी सूरत पसंद थी और ना खुशामदाना आदत। फिर उसी बेरुखी के सबब अरसलान के दिल में अर्जमंद की तरफ से गिरह पड़ गई और उसने तय कर लिया कि वो सरकश लड़की को हासिल करके ही रहेगा। अर्जमंद की शदीद नागवारी के बावजूद अरसलान ने एक बार और बेहयाई का मुजाहरा करते हुए आसिफ खान की लड़की को एक कीमती हार पेश किया। ये वही हार था जो उसे शहनशाह जहांगीर ने बतौर इनाम दिया था।
अर्जुमंद बानो तोहफे का नाम सुनकर बड़ा फरोख्ता हो गई और उसने इंतहाई गजबनाक लहजे में कहा, अगर आपने आइंदा ये बेशर्मी का अमल दोहराया तो मैं बाबा जान से शिकायत कर दूंगी। अर्जुमंद को इस कदर गुस्से में देखकर अरसलान बेग के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर वो चुपचाप बाहर जाने लगा तो अर्जुमंद ने दोबारा उसे इंतहाई सख्त लहजे में मुखातिब करते हुए कहा, और ये भी सुन लीजिए कि आप फिर कभी मेरे कमरे में दाखिल हुए तो मैं गैर इंसानी सलूक रवा रखने पर मजबूर हो जाऊंगी। उस वाक़े के बाद अरसलान की छोटी छोटी कीनातोज़ आंखों में कई रंग उभर कर डूब गए थे। अर्जुमंद की बारगाह जमाल से ठुकराया हुआ अरसलान बेग आज नए इरादे लेकर आसिफ खान के पास आया था। पहले तो उसने हस्बे आदत आसिफ खान और उसकी बीवी की तारीफ में लंबे चौड़े कसीदे पढ़े, फिर अपनी तन्हाई का मातम करते हुए कहा, मैं हिंदुस्तान में अकेला हूँ और यहाँ आपके सिवा मेरा कोई अजीज़ मौजूद नहीं। अगर माँ बाप जिंदा होते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। मजबूरन मुझे अपनी ज़बान से कहना पड़ रहा है कि। अरसलान ने मसनूई शर्म का मुजाहरा करते हुए बात नामुकम्मल छोड़ दी। साफ साफ कहो अरसलान, तुम भी हमारे बेटे की तरह हो, आसिफ खान ने उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा। फिर अरसलान बेग ने अपने दिल की बात कह डाली, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी फर्जंदी में कबूल कर लें। आसिफ खान और उसकी बीवी दोनों चौंक उठे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि अरसलान बेग और अर्जुमंद बानो में इज़्दवाजी रिश्ता भी कायम हो सकता है। क्या आपको मेरी ख़ानदानी हैसियत पर कोई एतराज़ है? अरसलान बेग ने आसिफ खान और उसकी बीवी को खामोश पाकर कहा। नहीं बेटे, आसिफ खान ने रुक रुक कर कहा, तुम तो हमारे ही ख़ानदान के एक फ़र्द हो। फिर क्या आपके नज़दीक मेरी मुआशी हैसियत मशकूक है? अरसलान बेग का लहजा यकायक पुरजोश हो गया था। इस सिलसिले में शहंशाह जहांगीर भी मेरी सिफारिश कर सकते थे, मगर मैं इन छोटे छोटे कामों के लिए ज़िल्ले इलाही को तकलीफ देना पसंद नहीं करता। अरसलान बेग की चर्ब ज़बानी का आगाज हो गया था। नहीं, इसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आसिफ खान ने कहा, हमें इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं, मगर अर्जुमंद अभी बहुत कम उम्र है। आसिफ खान ये तो जानता था कि अरसलान बेग की खुशामदाना हरकतें उसे किसी दिन भी किसी बड़े मनसब पर पहुंचा सकती हैं, लेकिन एक इंसान की हैसियत से वो एक नापसंदीदा शख्सियत था। आसिफ खान खुद मुसाहबत को पसंद नहीं करता था, इसलिए अरसलान बेग का वजूद भी नाकाबिले बर्दाश्त था। दूसरे ज़ाहिरी शक्ल सूरत के एतबार से भी अरसलान बेग इस काबिल नहीं था कि वो अर्जुमंद जैसी हसीन लड़की का शरीक ज़िंदगी बन सके। मजबूरन आसिफ खान ने अर्जुमंद की कम उम्री को बुनियाद बनाकर गुरेज का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की थी। इस वक्त आप सिर्फ निस्बत तय कर दें, शादी के लिए 2-3 साल का इंतजार किया जा सकता है, अरसलान बेग ने बेबाक लहजे में कहा। आसिफ खान को अरसलान की ये बेतकल्लुफ़ी पसंद नहीं आई थी, मगर फिर भी उसने इंतहाई ज़ब्त व तहम्मुल से काम लेते हुए कहा, इस सिलसिले में सबसे अहम बात यह है कि मैं अर्जुमंद की मर्जी के बगैर ये रिश्ता मंजूर नहीं कर सकता। मशरकी लोगों में यह रस्म नापसंदीदा है कि शादी से पहले वो लड़की की मर्जी मालूम करें। अरसलान बेग ने दरपर्दा आसिफ खान की उस दलील का मजाक उड़ाते हुए कहा, हमारे ख़ानदान की यह रिवायत तो कभी नहीं रही, मेरे ख़ानदान की यही रिवायत है। अचानक आसिफ खान का लहजा तल्ख हो गया था। मैं नहीं जानता कि मशरिक के दूसरे लोग क्या करते हैं, मगर एक मुसलमान की हैसियत से यह मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी लड़की की मर्जी को अहमियत दूँ। अरसलान बेग सोच में पड़ गया। वो अर्जुमंद की मर्जी जानता था, मगर फिर भी अपनी बेनियाजी का मुजाहरा करते हुए बोला, आप अर्जुमंद बानो से दरियाफ्त कर लें, मगर इसका लिहाज रखें कि रिश्ता मांगने में पहल मेरी जानिब से हुई है। यह कहकर अरसलान बेग चला गया। दरबार जहांगीरी के बदतरीन खुशामदी के जाते ही आसिफ खान की बेगम ने अपने शोहर से कहा, आपका क्या ख्याल है इस रिश्ते के बारे में? रिश्ते का क्या सवाल पैदा होता है? आसिफ खान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। मैं जबान के भिखारियों और पेट के कुत्तों को पसंद नहीं करता। दरबार शाही में एक मस्खरे या मिरासी से ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं, और फिर खानदानी एतबार से भी हमारी बराबरी का दावा नहीं कर सकता। अभी कुछ देर पहले तो आप उसे अपने ही खानदान का एक फर्द तस्लीम कर रहे थे। आसिफ खान की बीवी ने चौंक कर कहा, तुम इस राज को नहीं जानती बेगम। आसिफ खान के होंठों से आग बरस रही थी। अपने बाप की तरफ से वो हमारा करीबी अजीज है, मगर इसके मरहूम बाप ने एक ईरानी कनीज से शादी कर ली थी, जिसके नतीजे में अहले खानदान ने इससे तर्क ताल्लुक कर लिया था। एक कनीज ज़्यादा मेरी बेटी अर्जुमंद का शोहर किस तरह हो सकता है? यह मुमकिन ही नहीं बेगम। अगर इसने शहंशाह को दरमियान में लाने की कोशिश की, बेगम ने खदशा जाहिर करते हुए कहा, तो फिर शहंशाह को मेरी गुजारिशात भी सुननी पड़ेंगी। आसिफ खान का लहजा बदस्तूर शररबार था। अगर शहंशाह ने आपको मजबूर किया, बेगम की तशवीश बढ़ती जा रही थी। मैं शहंशाह को अपनी खिदमात याद दिलाऊंगा, और अगर मेरी खिदमात को भी नज़रअंदाज कर दिया गया तो मैं हिंदुस्तान छोड़कर ईरान चला जाऊंगा, और अगर शहंशाह के दबाव में आकर ईरान की ज़मीन ने भी मुझे कबूल नहीं किया तो किसी दूर दराज के मुल्क जाकर गुमनामी और गुर्बत की ज़िंदगी गुजारना पसंद कर लूंगा, मगर अपनी बेटी का हाथ इस भिखारी के हाथ में नहीं दूंगा जो हज़ारों इंसानों की मौजूदगी में शहंशाह को खुदावंद कहकर पुकारता है।
आसिफ खान की बीवी खामोश हो गई। वो खुद भी अरसलान बेग को पसंद नहीं करती थी, मगर जब उस अय्यार शख्स ने शादी के मामले में जहांगीर की मुदाखलत का जिक्र किया तो एक औरत होने की वजह से वो शाही रोबो जलाल से खौफजदा हो गई थी। अर्जुमंद बानो छुपकर अपने बाप की तमाम गुफ्तगू सुन रही थी। फिर जब उसने आसिफ खान की तरफ से मुकम्मल इनकार का लफ्ज सुन लिया तो शिद्दत जज्बात से अर्जुमंद की आंखों में आंसू आ गए और फिर उसने जेर लब अपने बाप की तारीफ करते हुए कहा, मेरा अजीम बाप, मेहरबान और शफीक बाप, औलाद के हकूक अदा करने वाला बाप। दूसरी तरफ शहजादा खुर्रम के रोज़ो शब में एक अजीब सा इंकलाब आ गया था। हर वक्त पुरजोश और अपने काम में गर्क रहने वाला शहजादा अब उदास रहने लगा था। कई दिन से उसने जंगी तरबियत भी हासिल नहीं की थी। सिपह सलार महाबत खान खुर्रम का फौजी अतालिक था और शहंशाह की तरफ से महाबत खान को हुक्म दिया गया था कि वो जल्द अज जल्द शहजादे को फ़नून सिपागरी में कामिल के दर्जे तक पहुंचा दे। महाबत खान खुर्रम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा था और ख़ुद शहजादे को भी बस एक ही लगन थी कि वो जल्द अज जल्द मैदान जंग की सियासत के एक एक राज को समझ ले। मगर चंद रोज से खुर्रम बेदिली का शिकार नजर आने लगा था। उसने तलवार एक तरफ रख दी थी और जंगी तरबियत के मैदान में घंटों खामोश बैठा कुछ सोचता रहता था। महाबत खान ने कई बार शहजादे से उसकी उदासी का सबब पूछा, मगर खुर्रम ने हर मर्तबा तबीयत की खराबी का बहाना करके बात को टाल दिया। महाबत खान एक जहांदीदा शख्स था। उसने शदीद मेहनत के बाद सिपह सलारी का एजाज हासिल किया था। शाही महल की रंगीन फिजा और अपने तजर्बात की रोशनी में उसने शहजादे के चेहरे पर लिखी हुई उदासी का मफहूम समझ लिया और फिर जहांगीर की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगा, जिल्ले इलाही, अब शहजादा आलम को शमशीरों सेना से कोई दिलचस्पी नहीं रही। मुझ गुनहगार की आंखें इस वक्त कोई और ही मंजर देख रही हैं। साफ साफ कहो महाबत खान। जहांगीर के लहजे में जलाले शाही से ज्यादा तशवीश के आसार नुमाया थे। आपके इस अदना गुलाम को ऐसा महसूस होता है कि शहजादा आलम किसी की जुल्फ के असीर। महाबत खान ने डरते डरते कहा और अपनी बात नामुकम्मल छोड़ दी। नहीं महाबत खान, तुम्हारी आंखें बहुत बड़ा धोखा खा रही हैं। जहांगीर ने पुरएतमाद लहजे में कहा, खुर्रम इस बेराह रवी का शिकार नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि 15 साल का होने के बावजूद उसने आज तक शराब का एक कतरा नहीं चखा, जबकि इस उम्र में दूसरे शहजादे शराब की नहर पी जाते हैं। जिले इलाही, फिर ये गुलाम मजबूर है। आप शहजादा आलम से उनकी उदासी का सबब दरियाफ्त कर सकते हैं। महाबत खान ने सर झुका दिया। जहांगीर कुछ देर तक अपने ख्यालात में डूबा रहा। फिर उसने हाथ के इशारे से महाबत खान को चले जाने का हुक्म दिया। महाबत खान उल्टे कदमों वापस चला गया और जहांगीर ने फौरन ही अपनी दरबारी मुतरिबा अंजुमन आरा को तलब कर लिया। अंजुमन, हमें सिपह सलार महाबत खान ने इत्तला दी है कि शहजादा खुर्रम किसी नामालूम लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया है। हम जाती तौर पर इस खबर को नामोतबर करार देते हैं, मगर फिर भी एहतियात का तकाजा है कि तुम इस मामले की तहकीक करो। अंजुमन आरा जहांगीर के कदमों को बोसा देकर रुखसत होने लगी तो जहांगीर ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, तुम बहुत राजदारी के साथ खुर्रम की निगाहों का ताक़ुब करोगी। उसे किसी भी हाल में यह शक नहीं होना चाहिए कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। दरबारी मुतरिबा अंजुमन आरा साए की तरह शहजादा खुर्रम के साथ साथ थी और खुर्रम को एहसास तक नहीं था कि एक दरबारी कनीज की दो होशियार आंखें मुसलसल उसकी निगरानी कर रही हैं। आज भी रोजाना की तरह खुर्रम ने अपने फौजी अतालिक महाबत खान से माजरत करते हुए कहा था, मेरी तबीयत बदस्तूर खराब है, इसलिए मैं शमशीर जनी नहीं कर सकूंगा। महाबत खान शहजादे की बहाना साजी का मफहूम अच्छी तरह समझता था, मगर फिर भी उसने हल्की सी तनबीह करते हुए कहा, शहजादा आलम, शमशीर जनी बहुत बेवफा फन है। खुर्रम ने चौंक कर अपने अतालिक की तरफ देखा। बेवफा? हाँ मेरे आकाजादे, शमशीर उसी वक्त तक काबू में रहती है जब तक उस पर इंसानी उंगलियों की गिरफ्त मजबूत रहे और बाजू मुसलसल हरकत करते रहें। महाबत खान बड़ी एहतियात के साथ शहजादे को समझा रहा था, अगर आप एक दिन के लिए भी मश्क छोड़ देंगे तो शमशीर की बेवफाई का आगाज हो जाएगा और वो आपसे नजरें चुराने लगेगी। मेरी आंखें देख रही हैं कि आपने कई दिन से शमशीर को छुआ तक नहीं है। फिर आप ही फरमाएं कि इसकी बेवफाई का अंदाज क्या होगा। महाबत खान ने अजीब सवाल किया था। खुर्रम से फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं बन पड़ा और वो हैरतज़दा नजरों से अपने सिपह सलार को देखता रहा। शहजादा आलम, महाबत खान ने दोबारा खुर्रम को मुखातिब करते हुए कहा, शमशीर मर्दों की महबूबा है और आप तो जवां मर्द हैं, मर्दों के मर्द। महाबत खान ने महबूबा का लफ्ज जानबूझकर इस्तेमाल किया था। उस लफ्ज को सुनकर खुर्रम के चेहरे पर एक अजीब सा रंग उभर आया और उसकी नजरों के सामने अर्जुमंद की होशरुबा तस्वीर रक्स करने लगी। शहजादा कुछ देर के लिए महबूबा के लफ्ज की तासीर में खोकर रह गया। इस दौरान महाबत खान बहुत गौर से शहजादे के चेहरे का जायजा ले रहा था। खुर्रम बहुत जल्द संभल गया और उसने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा, हम तुम्हें मायूस नहीं करेंगे महाबत खान, शमशीर ही हमारी महबूबा है।
खुरम की जबान से अदा होने वाले एक एक लफ्ज से नए अजाइम का इजहार हो रहा था। बस कुछ दिन की बात है, तबीयत बहल जाएगी, फिर रक्से शमशीर शुरू हो जाएगा। यह कहकर खुरम फौजी तरबियत गाह के मैदान से निकलकर शाही महल की तरफ जाने लगा। महाबत खान पीछे पीछे चल रहा था। क्या आपको शाह बाबा के अल्फाज याद हैं? महाबत खान ने शहजादे को उसका माजी याद दिलाते हुए कहा। शाह बाबा का नाम सुनकर खुरम के बढ़ते हुए कदम रुक गए और यकायक चेहरे पर उदासी छा गई। क्या कहा था शाह बाबा ने? पैदाइश के बाद जब अकबर आजम ने पहली बार आपका रोशन चेहरा देखा तो फरमाया कि यही मेरा हकीकी वारिस है। महाबत खान ने शहजादे के सामने उसके दादा के अल्फाज इस तरह दोहराए कि खुरम कुछ देर के लिए साकित होकर रह गया। गुजरे जमाने का एक एक नक्श उसके जहन में जिंदा तस्वीरों की तरह उभर आया था। हम शाह बाबा की रूह को आजार नहीं पहुंचाएंगे महाबत खान, शहजादे ने गुलूगीर लहजे में कहा। अपने दादा को याद करके खुरम की आंखों में आंसू आ गए थे। तख्ते हिंदुस्तान के कई वारिस मौजूद हैं, हमें इक्तदार की कोई ख्वाहिश नहीं। शहजादे ने अजीब सी बेनयाजी का मुजाहरा किया। मगर शाह बाबा के अलावा खुद जिले इलाही भी आपके सर पर ताजे शाही देखना चाहते हैं। महाबत खान बड़ी जहानत से खुरम को रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा था। शहजादा खामोश खड़ा रहा। ताज पहन लेना आसान है, मगर इसका सर पर बरकरार रखना बहुत मुश्किल है शहजादा आलम। महाबत खान अपने तजर्बात की रोशनी में खुरम को हुक्मरानी का एक नया सबक सिखा रहा था। शहनशाहों को मैदान जंग के सिवा किसी दूसरी शय से कोई दिलचस्पी नहीं होती। उनके सिर्फ दो ही मशागिल होते हैं, अपने बाजुओं को मजबूत करना और दुश्मनों को मगलूब करने के मंसूबे बनाना, हर वक्त जागना और मुसलसल अमल करना। बस शहनशाही के यही आदाब होते हैं। तख्त के वारिसों को अपने गिरदो पेश से बेनयाज नहीं होना चाहिए। सियासत के मजहब में बेखबरी बहुत बड़ा गुनाह है। यह गुनाह खुदा तो माफ कर सकता है, मगर उसके बंदे कभी माफ नहीं करते। महाबत खान ने दरपर्दा खुरम को बहुत कुछ समझाने की कोशिश की थी। शहजादे ने असबात में अपने सर को जुम्बिश दी और आहिस्ता कदमों से चलता हुआ शाही महल की तरफ चला गया। इस दौरान खुरम को यह एहसास तक नहीं हो सका कि दरबारी मुतरिबा अंजुमन आरा एक मखसूस फासले से उसका ताक़ुब कर रही है। आज भी मीना बाजार की वही रौनक थी, मगर हैरत अंगेज तौर पर शहनशाह जहांगीर तशरीफ नहीं लाए थे। आज उमरा और वज़रा की एक कसीर तादाद मीना बाजार में मौजूद थी। सामान फरोख्त करने वाली औरतें शहनशाह की गैर मौजूदगी के सबब बहुत ज्यादा पुरजोश नजर नहीं आ रही थी। जहांगीर अपनी शाहाना नवाजिशात का मुजाहरा करने के लिए सस्ती चीजें भी महंगे दामों खरीद लिया करता था, और यही वजह थी कि उसके दम से मीना बाजार में मुसर्रतों का एक हंगामा सा बरपा रहता था। आज जब शहनशाह नहीं आया तो अमीर और वजीर खुश थे कि वाली हिंद की मौजूदगी में उनकी नजरें फर्श पर जमी रहती थी और उन्हें मीना बाजार की रंगीनियों से लुत्फ अंदोज होने का मौका मुयस्सर नहीं आता था। उसके बरक्स ताजिर खवातीन में सर्द महरी सी थी कि आज उनकी मसनूआत का सबसे बड़ा खरीदार मीना बाजार से दूर शाही महल के एक मखसूस कमरे में शुगले बादा नोशी कर रहा था। मेहरुनिसा उसी नाजो अदा के साथ जलवागर हुई थी और बेचैन नजरों से बाग के दरवाजे की तरफ देख रही थी। माहरुख भी मीना बाजार में मौजूद थी, मगर मेहरुनिसा का हुक्म था कि वो तमाम वक्त उसके साथ रहे, और अगर शहनशाह तशरीफ ले आए तो उस पर लाजिम है कि वो मेहरुनिसा को तन्हा छोड़कर मीना बाजार के किसी गोशे में चली जाए। माहरुख इस किस्म के अहकाम का मतलब खूब समझती थी। मेहरुनिसा को इंतजार करते करते बहुत देर हो गई, मगर शहनशाह जहांगीर ने मीना बाजार को रौनक नहीं बख्शी। मेहरुनिसा बहुत ज्यादा परेशान नजर आने लगी। उसने घबराकर अपनी कनीज से कहा, माहरुख तू जरा बाग से बाहर निकलकर देख शहनशाह की आमद के कोई आसार हैं या नहीं। माहरुख ने फौरन ही मेहरुनिसा के हुक्म की तामील की और मीना बाजार से निकलकर कुछ दूर तक चली गई। रास्ते में उसने कई अमीरों और सरदारों को मीना बाजार की तरफ आते हुए देखा, मगर शाह की सवारी की कोई अलामत नजर नहीं आई। फिर वो अर्जमंद बानो को तन्हा देखकर खुशी से बेकरार हो गई। ये मुलाकात का एक अच्छा मौका था। अर्जमंद करीब आकर माहरुख से लिपट गई और उसने शिकायत आमेज लहजे में कहा, तुम्हारे जाने के बाद हमारे घर में एक नया हंगामा खड़ा हो गया है। कैसा हंगामा? माहरुख परेशान नजर आने लगी। अर्जमंद ने अरसलान बेग का मुख्तसर तारुफ कराते हुए पूरा वाकया तफसील से सुना दिया। वो बात ही इतनी परेशान कुन थी। माहरुख मेहरुनिसा के हुक्म को फरामोश करके अरसलान बेग की सरगर्मियों पर गौर करने लगी। फिर फिक्र आमेज लहजे में बोली, क्या आका इस रिश्ते पर आमादा नजर आते हैं? माहरुख का इशारा आसिफ खान की तरफ था। वो तो सख्त बरहम है, लेकिन अरसलान की खुशामदाना आदतों से खौफजदा हैं। अर्जमंद ने सूरत हाल की वजाहत करते हुए कहा, अगर अरसलान ने शहनशाह को मुदाखलत करने पर आमादा कर लिया तो फिर क्या होगा माहरुख? बाबा जान ने साफ साफ कह दिया है कि वो इस रिश्ते के सिलसिले में शहनशाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी भी कर सकते हैं, और तुम जानती हो कि इस हुक्म अदूली का अंजाम क्या होगा।
ये कहते कहते अर्जुमंद के चेहरे पर वहशत सी तारी हो गई थी। माहरूख को यकीन नहीं आ रहा था कि हालात इस कदर खौफनाक रुख भी इख्तियार कर सकते हैं। जब उन हंगामी लम्हात में माहरूख को कोई तदबीर नहीं सूझी तो उसने अर्जुमंद को सब्र व ज़ब्त की तलकीन करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें परेशान करने के लिए अरसलान बेग मीना बाजार भी आ सकता है। अगर वो आ जाए तो मुश्ताइल होने की जरूरत नहीं। उस जहरीले कीड़े को बहुत एहतियात के साथ मारा जाएगा। उसके अंदर पाया जाने वाला जहर तुम्हें बदनाम भी कर सकता है और फिर तुम शहजादा खुर्रम की नजरों से गिर भी सकती हो। मैं उस हैवान को कहां तक बर्दाश्त करूं माहरूख। अर्जुमंद की आंखों में नमी सी झलकने लगी थी। बस कुछ दिन और, माहरूख ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। मैं आज रात मेहरुनिसा बेगम से रुखसत लेकर घर आऊंगी, फिर उस हैवान का भी मुस्तकिल इलाज हो जाएगा। ये फुप्पी हजूर को क्या सूझी थी माहरूख कि वो तुम्हें हमारे घर से शाही महल ले गई। अर्जुमंद बानो शदीद झुंझलाहट का शिकार नजर आ रही थी और आज पहली बार मेहरुनिसा की तरफ से उसके दिल में नापसंदीदगी के जज्बात पैदा हुए थे। वो अपने दिल से मजबूर हैं बीबी, माहरूख ने फिजा की संजीदगी को दूर करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें अपने इश्क की नामाबरी के लिए मुझ जैसी कनीज की जरूरत है। आखिर इस औरत को क्या हो गया? अर्जुमंद बानो अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और उसने एक हासिद लड़की के अंदाज में अपनी फुप्पी के किरदार पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा, तुम्हें क्या हो गया है आकाजादी? माहरूख ने घबरा कर कहा, तुम्हें अपनी फुप्पी के हर अमल और हर सलूक को बड़े हौसले से बर्दाश्त करना होगा। अगर खुदा न खास्ता तुम्हारे जज्बात मेहरुनिसा बेगम तक मुंतकिल हो गए तो बिसात उलट भी सकती है। वो एक शहंशाह की मंजूर नजर है और तुम एक शहजादे की महबूब हो। उनका महबूब बाइख्तियार है और तुम्हारा महबूब बेइख्तियार। खुदा के लिए सब्र होश से काम लो। अभी अर्जुमंद बानो कुछ और कहना चाहती थी कि उसने अरसलान बेग को सामने से आते हुए देखा। अर्जुमंद के चेहरे पर अचानक हवाइयां उड़ने लगी। फिर वो गुस्से से लरसती हुई आवाज में बोली, माहरूख, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त था। वो नामुराद यहां भी आ पहुंचा। माहरूख ने किसी घबराहट या इंतशार का मुजाहरा किए बगैर सामने की तरफ देखा। अर्जुमंद की नापसंदीदा शख्सियत उससे कुछ फासले पर मौजूद थी। तुम यहां से चली जाओ और अगर वो नाहंजार तुम्हारी कुर्बत हासिल करने की कोशिश करे तो जोश जज्बात में बदहवास ना हो जाना। अभी तुम्हारे रास्ते में बहुत से भारी पत्थर आएंगे। ये तो एक हकीर सा तिनका है। अगर तुमने हौसले से काम लिया तो इसे हवा का एक मामूली सा झोंका उड़ा कर ले जाएगा। जाओ, खुदा तुम्हारे खूबसूरत चेहरे और रोशन ताबनाक मुस्तकबिल को दुश्मनों की नजर बद से महफूज रखे। अर्जुमंद तेजी से बाग के दरवाजे में दाखिल हो गई और माहरूख मेहरुनिसा के हुक्म के मुताबिक शहंशाह जहांगीर की आमद के आसार तलाश करने लगी। इसी दौरान अरसलान बेग भी माहरूख के करीब से गुजरा। उसकी तंग पेशानी और छोटी छोटी आंखें देखकर माहरूख पेचोताब खाने लगी। फिर जब वो आगे बढ़ गया तो माहरूख ने जेरे लब कहा, भूतों जैसी शक्लो सूरत और एक परिजात की चाहत। अरसलान बेग, तुझ पर 1000 बार खुदा की लानत। अभी माहरूख गायबाना अरसलान बेग पर अपने गुस्से और मलामत का इजहार कर रही थी कि उसे दरबारी मुतरिबा अंजुमन आरा नजर आई जो सीधी मीना बाजार की तरफ आ रही थी। कल माहरूख ने उसी वक्त अंजुमन आरा को शहंशाह के साथ देखा था। दरबारी मुतरिबा की तनहा आमद इस बात का सबूत थी कि आज शहंशाह मीना बाजार तशरीफ नहीं लाएंगे। माहरूख फौरन पलट पड़ी और बहुत तेजी के साथ मेहरुनिसा बेगम के पास पहुंचकर कहने लगी, आज जिले इलाही अपने दीदार से रियाया की आंखों को रोशन नहीं फरमाएंगे। माहरूख ने इस कदर शाइस्ता लहजे में कहा कि मेहरुनिसा चौंक उठी। अब उसे क्या मालूम था कि एक गरीब सिपाही ने खूने जिगर साफ करके अपनी बेटी को मजहबी और मजलिसी तालीम के जेवर से आरास्ता किया था। तुझे कैसे मालूम माहरूख? मेहरुनिसा का लहजा बुझा बुझा सा था और चेहरे के गुलाबी रंग में भी अचानक जर्दी सी झलकने लगी थी। दरबारी मुगन्निया अंजुमन तन्हा बाजार की तरफ आ रही है। माहरूख ने इंतहाई संजीदगी के साथ कहा, अंजुमन की आमद का शहंशाह से क्या ताल्लुक है? मेहरुनिसा को एक बार फिर माहरूख की ज़हानत ने चौंक जाने पर मजबूर कर दिया था। कल जब आलम पन्हा मीना बाजार में तशरीफ लाए थे तो मैंने अंजुमन को उनके साथ देखा था। माहरूख ने बहुत होशियारी के साथ अपनी गुफ्तगू का जाविया तब्दील कर दिया। मैं ये बात कयास के तौर पर कह रही हूं कि शायद आज जिले इलाही जलवा फरमा ना हो। तू बहुत ज़हीन है माहरूख, मेहरुनिसा ने अपनी कनीज की तारीफ करते हुए कहा। आज हमें यकीन आ गया कि हमारी नजरें चेहरा शनासी में कभी धोखा नहीं खाती। माहरूख ने निस्फ कद तक खम होकर मेहरुनिसा बेगम का शुक्रिया अदा किया। अब तू मीना बाजार की सैर कर सकती है। अगर हमें जरूरत महसूस हुई तो तुझे दोबारा तलब कर लेंगे। मेहरुनिसा के लहजे में किसी मलिका की तरह तमकनत और बेनयाजी थी। माहरूख मेहरुनिसा से इजाजत लेकर अर्जुमंद की तरफ आई। वहां अरसलान बेग किसी बलाए नागहानी की तरह मुसल्लत था और अर्जुमंद दिल ही दिल में पेचोताब खा रही थी। फिर जब उसने माहरूख को अपनी तरफ आते देखा तो उसकी जान में जान आई। आओ माहरूख, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये कहते हुए अर्जुमंद माहरूख की तरफ बढ़ी। अरसलान बेग इंतहाई बेहिसी और बेशर्मी का मुजाहिरा करता हुआ अर्जुमंद के साथ साथ चलने लगा। फिर जब माहरूख करीब पहुंच गई तो उसने अर्जुमंद से पूछा,
ये कौन लड़की है? अर्जुमंद खून का घूंट पीकर रह गई। मैं तुमसे पूछ रहा हूं अर्जुमंद, ये कौन लड़की है? इस बार अरसलान बेग का लहजा किसी कदर सख्त था। आपको मेरे जाती मामलात से क्या गरज है? अर्जुमंद की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। अगर मुझे गरज नहीं होगी तो फिर किसे होगी? अरसलान ने ऊंची आवाज में कहा। आपको किसने मेरा निगरान मुकर्रर किया है? अर्जुमंद बानो माहरूक की हिदायत के बावजूद खामोश ना रह सकी। आपके बाबा जान ने। अरसलान बेग मुसलसल बेगैरती का मुजाहरा कर रहा था। मुझे किसी निगरान की जरूरत नहीं है। अर्जुमंद के लहजे की तलखी बढ़ती जा रही थी। मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता। अरसलान बेग इस कदर बाइख्तियार लहजे में बोल रहा था कि जैसे अर्जुमंद उसकी शरीके हयात हो। अर्जुमंद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो अरसलान बेग के साथ जिल्लत आमेज सलूक करना चाहती थी, लेकिन माहरूख दरमियान में बोल उठी। अच्छा बीबी, मैं जा रही हूं। मेरी वजह से आप मीना बाजार की सैर के लुत्फ को क्यों गारत कर रही हैं? मैं कल किसी वक्त आ जाऊंगी। आप यहाँ की हर चीज को बहुत गौर से देखें कि इंसानी हाथों ने कैसी कैसी मसनूआत बनाई हैं। माहरूख ने इशारों में अर्जुमंद को सब कुछ समझा दिया था। वो नहीं चाहती थी कि एक हैवान की वजह से उसकी आकाजादी मीना बाजार में एक तकलीफ दे तमाशा बनकर रह जाए। दरबारी मुतरिबा अंजुमन आरा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेहरुन्निसा के करीब पहुंची और उसने निस्फ कद से ज्यादा झुककर शाह की महबूबा को आजिजाना सलाम पेश किया। नामाबर कनीज को देखकर मेहरुन्निसा की गर्दन कज हो गई और उसने बड़े मगरूर लहजे में कहा, अंजुमन, तू यहां कैसे आई है? शहंशाह का एक खास पैगाम लेकर, अंजुमन ने सरगोशी से अंदाज में कहा और घबराकर चारों तरफ देखने लगी। यह सुनकर मेहरुन्निसा की गर्दन का कज कुछ और नुमाया हो गया। अब उसके चेहरे पर एक फातिहाना रंग उभर आया था। मेहरुन्निसा ने दूर तक मीना बाजार की दुकानों और उमारा के हजूम पर नजर डाली और फिर यह कहकर भाग के एक सुनसान गोशे की तरफ बढ़ने लगी, मेरे पीछे पीछे चलिया। अंजुमन ने बहुत गौर से उस औरत की तरफ देखा जो बेवा होने के साथ साथ उम्र रसीदा भी हो चुकी थी। दरबारी मुतरिबा को महसूस हुआ कि मेहरुन्निसा के आगे आज भी बेशुमार नौखेज लड़कियों का हुस्न बेअसर है। फिर अंजुमन ने मेहरुन्निसा के चलने का अंदाज देखा। वो इस तरह कदम रख रही थी जैसे उसके पैरों के नीचे शहंशाह हिंदुस्तान का दिल है और उस दिल को पामाल करके आगे बढ़ रही है। अब उसकी समझ में आ गया था कि जहांगीर मेहरुन्निसा की कुर्बत के लिए क्यों बेकरार है। कुछ दूर चलकर मेहरुन्निसा बाग के एक ऐसे गोशे में ठहर गई जहां दूर दूर तक किसी जिंदा शय का गुजर नहीं था। शहंशाह अपने खत का जवाब पाने के लिए सख्त मुस्तरिब हैं। अंजुमन आरा ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, आपकी तरफ से इस बेपरवाही का मुजाहरा कोई मुनासिब अमल नहीं। मेहरुन्निसा के चेहरे पर फतह का एक और रंग उभर कर डूब गया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कहने लगी, अंजुमन, मुझे बता के शहंशाह इतने बेकरार क्यों हैं? अगर मैं उनकी हरम में दाखिल ना हो सकी तो कौन सी कयामत आ जाएगी? आलम पन्हा खुद ही अपने जज्बात की तर्जुमानी कर सकते हैं। अंजुमन आरा ने बहुत मोहतात लहजे में कहा, मैंने ज़िले इलाही की जबान से अदा होने वाले अल्फाज आपके रूबरू बयान कर दिए हैं। वैसे ही एक आम हकीकत है कि इंसान अपनी पसंदीदा चीज़ हासिल करने के लिए बेचैन रहता है। तो खूब जानती है अंजुमन कि शहंशाह की ममलुकत एक बाजार है और बाजार में बेशुमार अशिया मौजूद हैं। मेहरुन्निसा ने बेनयाजी के साथ कहा, शहंशाह इतने बाइख्तियार हैं कि वो किसी भी चीज़ को आसानी से खरीद सकते हैं। ना कोई इनकार की जुर्रत कर सकता है और ना कोई उनके मुकाबिल खड़ा हो सकता है। वो जिसे चाहें खरीद लें। फिर मुझ बेवा पर यह इल्तिफात मुसलसल क्यों है? मेहरुन्निसा ने दरबारी मुतरिबा को एक सख्त आजमाइश में मुब्तला कर दिया था, मगर अंजुमन आरा एक जमाना शनास औरत थी, इसलिए खूबसूरती से दामन बचा गई। ये आपके और शहंशाह के जाती मामलात हैं। एक कनीज इन राजों को किस तरह समझ सकती है? मेहरुन्निसा ने उसी किस्म के कई सवालात किए, मगर अंजुमन के सीने में दबा हुआ कोई लफ्ज बाहर ना आ सका। वो सिर्फ खत के जवाब के लिए इसरार करती रही। मेहरुन्निसा मायूस हो गई और फिर उसने एक शाने बेनयाजी के साथ कहा, शहंशाह की बारगाह में हमारा भी सलाम पेश कर देना और साथ ही ये भी अर्ज कर देना कि बहुत जल्द आलम पन्हा के गरामी नामे का जवाब एक कनीज माहरूक के जरिए अरसाल कर दिया जाएगा। वो कनीज कौन है? मैं उसे देखना चाहती हूँ। अंजुमन आरा ने सवाल किया। क्या ये जरूरी है? मेहरुन्निसा ने बड़ी नखवत के साथ पूछा। आप तो शाही हरम सरा के आदाब से वाकिफ नहीं मेहरुन्निसा बेगम, अर्जुमन आरा ने कहा। जब तक आपकी कनीज कासिद से मेरा तारुफ ना हो जाए उस वक्त तक वो औरत कसरे शाही के अहम मकामात से किस तरह गुजर सकती है? अंजुमन आरा की जबान से अपना नाम सुनकर मेहरुन्निसा को अजीब सा एहसास हुआ। वो मलिका आलिया का लफ्ज सुनने की ख्वाहिशमंद थी, मगर ये ख्वाहिश सीने में घुट कर रह गई कि अभी वो सिर्फ मेहरुन्निसा थी और मलिका के मनसबे खास तक नहीं पहुंची थी। एक लम्हे के लिए मेहरुन्निसा का दिल चाहा कि वो तमाम हिजाबात तोड़कर जहांगीर के हरम में दाखिल हो जाए और शहंशाह से कहे कि उससे अपने हाथों से ताजे जरनिगार पहना दे और अपने दरबारियों को उसके हजूर खम हो जाने का हुक्म दे दे। मलिका आलिया बनने की आरजू बड़ी शदीद थी।
उसकी जगह कोई और औरत होती तो अब तक हसूल इक़्तिदार के सैलाब में या तो गर्क हो चुकी होती या साहिल मुराद पर पहुंचकर मलिका आलिया का खिताब हासिल कर चुकी होती। मगर मेहरुनिसा बेगम आहनिया आसाब रखने वाली औरत थी। वो अपने जख्मी शिकार का खून बहता देखकर एक अजीब सी लज्जत महसूस करती थी। इसी वजह से वो मुसलसल जहांगीर को नजरअंदाज कर रही थी। मेहरुनिसा बहुत जल्द ख्यालात की दुनिया से निकल आई और अंजुमन आरा को लेकर दोबारा मीना बाजार में आई। अब उसकी बेकरार नजरें चारों तरफ माहरूख को ढूंढ रही थी। कुछ देर की जुस्तजू के बाद माहरूख उसे दुकानों के सामने वाली कतार में खड़ी नजर आई। मेहरुनिसा ने माहरूख की तरफ इशारा करते हुए अंजुमन आरा से कहा, उस लड़की को बुलाकर यहाँ ले आ, वही मेरी कनीज है। मेहरुनिसा का लहजा हाकिमाना था। और फिर जब अंजुमन आरा माहरूख को लेकर वापिस आई तो मेहरुनिसा ने दरबारी मुतरिबा से कहा, इसका नाम माहरूख है, आइंदा यही तुझसे राब्ता कायम करेगी। इसके नक्शो निगार को अच्छी तरह जहन नशीन कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि कनीजों के हजूम में तो इसके चेहरे को भूल जाए और मुझे दोबारा जहमत उठानी पड़े। मेहरुनिसा की बात सुनकर अंजुमन आरा के होंठों पर हल्का सा तबस्सुम उभर आया। नहीं मेहरुनिसा बेगम, ऐसा नहीं होगा। शहंशाह किसी ऐसे शख्स को अपनी कुर्बत का एजाज नहीं बख्शते जिसका हाफिजा कमजोर हो। यह कहकर अंजुमन आरा ने मेहरुनिसा की खिदमत में रुखसती सलाम पेश किया और कुछ दूर जाकर मलबूसात की एक दुकान पर खड़ी हो गई। अंजुमन आरा के जाते ही मेहरुनिसा माहरूख से मुखातिब हुई, आज रात मैं तुझे एक अहम जिम्मेदारी सौंपने वाली हूं। अगर तू उसमें कामयाब हो गई तो तुझे इनामो इकराम से मालामाल कर दिया जाएगा। मैं बेगम साहिबा की एक अदना खादिमा हूं, बस मेरे लिए यही एजाज काफी है। माहरूख ने जानबूझकर जज्बाती गुफ्तगू का सहारा लिया। तू बहुत सलीकामंद और ज़हीन है माहरूख। मेहरुनिसा बेगम ने अपनी कनीज की तारीफ करते हुए कहा, हमें यकीन है कि तू एक दिन बहुत अरूज हासिल करेगी। मेहरुनिसा ने अपने मतलब के लिए माहरूख की हौसला अफजाई की और फिर यह कहती हुई शाही महल चली गई, अब तू शाम तक मीना बाजार की सैर कर ले, मगर इशा के बाद कसरे शाही जरूर आ जाना।